नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत मतलब प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल को समझने वाले हैं। महाजनपद काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि इंडिया में कई सारे गणराज्य भी मौजूद थे। मतलब पश्चिम में लोकतंत्र बाद में आया, लेकिन हमारे महाजनपद काल के अंतर्गत यहाँ पर आपको लोकतांत्रिक तत्व देखने को मिलेंगे कई सारे गणराज्यों में। साथ ही ये जो आपके जितने भी 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद ये आपस में लड़ रहे थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश यहाँ पर चल रही थी। साथ ही इनमें से बहुत सारे, जैसे कि मगध हुआ, इसने कई सारे महाजनपदों पर अपना कब्जा जमाया और अपने साम्राज्य में मिलाया। एक दूसरे से छीना झपटी भी चल रही थी। इसी क्रम में यहाँ पर कई सारे नवाचार भी होते हैं। यहाँ पर नए धर्मों का, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका भी उदय होता है। कई सारे नए व्यवसायी वर्ग, इनका उदय होता है। इस क्लास में हम यही समझेंगे इन 16 महाजनपदों के बारे में, इनका उदय कैसे होता है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये आज की क्लास का हमारा एजेंडा होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि महाजनपद किसे कहते हैं। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व, जिसे हम कहेंगे कि 600 ईसा पूर्व का जो आपका काल है, उसको महाजनपद काल की संज्ञा दी जाती है भारतीय इतिहास के अंतर्गत। अगर आपने पिछली क्लासें देखी होंगी, जैसे मैंने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ाया है, तो उसमें बताया था मैंने ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की जो इकाई थी वो जन हुआ करती थी। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत अगर हम आएंगे तो जनपद हो जाती है। अब यही कई सारे जनपद मिलकर इस काल तक आते आते महाजनपद का रूप ले लेते हैं। मतलब एक बड़े बड़े महाजनपदों का गठन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मगध हुआ, अवंती और इधर आपका कौशल, ये सब क्या है, महाजनपद हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ विशेषताएं इनके बारे में। जैसे कि महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का विकास भी यहीं पर होता है। साथ ही यहाँ पर जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों का उदय भी होता है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी यहाँ पर विकास होता है। बौद्ध तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में ये जो महाजनपद हैं, इस नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब ये ग्रंथ हैं कौन से? तो बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें तो वो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती चरण सूत्र। तो ये दो ग्रंथ हैं जिनसे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इस काल को हम बुद्ध काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल को बुद्ध काल की संज्ञा भी दी जाती है। आगे समझिए। अब इनके उदय का कारण हम समझ लेते हैं कि ये जो महाजनपद हैं, इनका उदय कैसे हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि इनके उदय का एकमात्र कोई एक बढ़िया सा कारण बताइए, तो वो है लोहा। लोहे ने इनके उदय के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो कोई और नहीं निभा सकता था। अब देखिए लोहा यहाँ पर कैसे क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। तो देखिए, लोहे का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा होने लगा। लोहे के प्रयोग से अब कुल्हाड़ी बन रही हैं और हल बन रहे हैं। तो कुल्हाड़ियों से क्या हुआ, वनों की कटाई होने लगी। वनों की कटाई आसान हो जाएगी तो खेतीबाड़ी करने के लिए कई सारी जगह जो है हमारे पास बहुत सारी जगह होगी और इससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा। अब कृषि क्षेत्र बहुत हो गया, अब हमारे पास लोहे का हल भी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन में गहरी जुताई कर सकते हैं। कई सारी फसलें होती हैं जिनको गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। अब गहरी जुताई जब होगी तो जो हमारी भूमि है, लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर कहीं उत्पादकता जो है बढ़ जाएगी। उत्पादकता बढ़ने से प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, अनाज ज़्यादा पैदा होगा। अनाज ज़्यादा पैदा होगा तो उस पर पलने वाली जनसंख्या भी बढ़ जाएगी। अब जनसंख्या में वृद्धि हुई है, अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई है, मतलब जनसंख्या के खाने के लिए अनाज वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब क्या है कि गैर कृषि कर्म भी होने लगे थे। कृषि से इतर कई सारे कर्म, जैसे कि रथ बनाने का कार्य, ईंट निर्माण का कार्य, वस्त्र निर्माण, ये सब चीज़ें बढ़ने लगी थी। इस प्रकार विभिन्न उद्योगों का विकास होता है। अब यहाँ पर महानगरों का विकास कैसे हुआ ये समझिए। अब जैसे जैसे ये उद्योगों का विकास हुआ है, कृषि अधिशेष के कारण मैंने आपको बताया था कि कई सारे शिल्प कर्मों का उदय हुआ, जैसे कि ईंट निर्माण, मृदभांड जो बर्तन होते हैं उनके बनाने के कारखाने, साथ ही वस्त्र निर्माण की इकाइयाँ भी बहुत सारी बनी थी और भी कई सारे रहे होंगे। एक यहाँ पर नया व्यवसायी वर्ग उभर रहा था, जैसे कि धोबी, नाई, दर्जी, ये सब एक नया वर्ग समाज में पैदा हो रहा था। और ये जिन स्थानों पर रह रहे थे जहाँ पर इनकी बसावट हो रही थी, वहीं
ये क्या हो रहा था, एक बड़े बड़े नगरों का रूप लेने लगे थे। साथ ही यहाँ पर ये जो व्यवसायी वर्ग है ये संगठन बना के रहते थे। कहीं पर व्यापार करने जा रहे हैं तो इस श्रेणियों या संगठन के माध्यम से करते थे। साथ ही लेन देन भी इनका संगठन के माध्यम से ही होता था, इनका ग्रुप होता था पूरा। साथ ही यहाँ पर इस काल में सिक्कों का प्रचलन हो रहा है, जिन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता था। नए धर्मों का उदय भी होता है, जिनमें आपका जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। अब इनका उदय क्यों हुआ, क्योंकि देखिए तीसरा वर्ग जो था हमारा वैश्य वर्ग, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुका था इस काल के अंतर्गत। लेकिन चार वर्णों की जो व्यवस्था है उसमें इनको उतना अच्छा स्थान नहीं मिला था। इसलिए जो वैश्य वर्ग था वो चाहता था कि हमें भी पूछा जाए समाज में, हमारा भी नाम हो, क्योंकि पंडित वगैरह ये जो थे ये फर्स्ट कैटेगरी में आते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कमाते भी हैं, टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, फिर भी हमें तीसरे दर्जे के अंतर रखा गया है। तो इन्हें ऐसा कोई जगह चाहिए थी जहाँ इनको समानता मिले। तो बुद्ध ने क्या कहा, हमारे यहाँ आइए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हमारे भंडार आपके लिए खुले हैं, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए थी, समानता चाहिए थी। इसलिए नए नए धर्मों का भी उदय होता है। अब आगे देखिए, राजा की शक्ति में वृद्धि, कृषि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उससे हुआ क्या, लोग टैक्स देंगे, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी तो दे पाएंगे। तो भू राजस्व जो था 1/6 था। व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी थी, उससे भी टैक्स आ रहा है। अब इन सब से मिलाकर क्या हुआ, राजकोष जो है राजा का समृद्ध हुआ। अब इसी समृद्ध राजकोष के बेस पर वो अपनी सेना खड़ी करता है बहुत बड़ी। और सेना कैसी होगी, निजी और स्थायी। जबकि ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, कबीलाई संगठन था। जब भी कभी युद्ध हुआ तो लोगों को इकट्ठा किया और युद्ध लड़ने चले गए। यहाँ पर क्या, सेना परमानेंट हो रही है। अब दूसरी चीज़, वेतनभोगी नौकरशाही, मंत्री सेनापति ये बाकायदा रखे जा रहे हैं, उनको वेतन दिया जा रहा है। इस सब के बेस पर राजा ने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार किया। आसपास के जो राज्य थे इन पर आक्रमण किया, ठीक है, इन पर आक्रमण करके इनको हराया, इनसे धन प्राप्त हुआ और अपने राज्य को विस्तार किया। तो इस प्रकार से ये जो राज्य विस्तारित किए गए, यही क्या कहलाए, महाजनपद के रूप में उभरने लगे। अब आगे समझिए, हमने ये पूरा बैकग्राउंड समझा कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, उनके पीछे मुख्य कारण क्या थे, तो जिसमें लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब आगे समझिए महाजनपद काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, भूमि माप की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही भू राजस्व की जो राशि थी वो 1/6 थी। स्थायी सेना रखी जाने लगी। राजकीय मोहर और लेखन प्रणाली की शुरुआत भी इस काल में हो जाती है। और धान की रोपाई पद्धति जो है, धान की रोपाई पद्धति पहली बार इस काल में शुरू होती है। इसी काल के अंतर्गत मुद्रा अर्थव्यवस्था भी अस्तित्व में आती है। इससे पहले वस्तु विनिमय के माध्यम से सारी चीज़ें हुआ करती थी। मुद्रा अर्थव्यवस्था के आने से व्यापार में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अब यहाँ देखिए, घेरेदार कुएं और पक्की ईंटों का प्रयोग शुरू हो जाता है। साथ ही व्यापारिक संगठन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, श्रेणियों, इन सब का उदय होता है। ये अगर कहीं व्यापार करने भी जाते तो कारवां में जाते, करीब 500-500 बैलगाड़ियाँ इनकी जाती थी, जैसा कि बुद्ध की जातक कथाओं में देखने को आपको मिलेगा। तो 500-500 गाड़ियों के साथ में ये जो व्यापारी हैं साथ में जा रहे हैं, कारवां के रूप में जा रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। इस काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा भी दी जाती है। पहला नगरीकरण कहा जाता है हड़प्पा काल या कांस्य युगीन सभ्यता। ये जो आपका है प्रथम नगरीकरण की संख्या उसे दी जाती है, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा जो है इसको दी जाती है। अब हम समझेंगे 16 महाजनपद, इनके बारे में। अब ये आपके 16 महाजनपद हैं। इस तरफ आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ है आपका मगध, अवंती और चेदी, वत्स, ये सब 16 महाजनपद हैं। अब इनके बारे में बारी बारी से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अंग महाजनपद को। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अब देखिए, इनकी जो राजधानियां हैं इन्हें याद कैसे करना है, मैंने इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अंग जो है, आज के वर्तमान की अगर हम बात करें तो आधुनिक बिहार और पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वो अंग के अंतर्गत आता था। अंग जो है फाइनली जो है बिंबिसार, जो कि मगध साम्राज्य का राजा था, उसने अपने अधीन कर लिया था। अंग की आप लोकेशन देखिए तो इस जगह है। तो ये आधुनिक बिहार और पश्चिम बंगाल का जो वर्तमान एरिया है उसके आसपास हम मान सकते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो चंपा है।
अगला है हमारा अस्मक, जिसे अस्सक भी कहा जाता है। अस्मक है यहाँ पर, और इसकी राजधानी है पोटली या फिर पोतन भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का ये जो एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अब यहाँ पर आप देखोगे अस्मक के पास में आसपास कोई भी महाजनपद नहीं है, और साउथ इंडिया का अकेला ये महाजनपद था। आगे समझिए, तीसरा है हमारा अवंती। अवंती जो है इसकी राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती। अब दो राजधानियाँ कैसे थीं, तो देखिए अवंती यहाँ पर है। अवंती के दक्षिणी भाग की राजधानी थी माहिष्मती और उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन। तो इसकी दो राजधानियाँ थीं। अवंती जो है हमारा पश्चिमी भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश के आसपास का ये जो एरिया है वहाँ पड़ेगा। अवंती का और मगध का संघर्ष जो है बहुत टाइम तक चला था। अवंती और मगध बहुत बराबर की टक्कर हुई है इनमें। मगध ने बाकी सारे राज्यों को तो जीत लिया, लेकिन अवंती को जीतने में उसे बहुत समय लग गया। अब आगे समझिए चेदी। चेदी जो है आधुनिक बुंदेलखंड का एरिया है, ये चेदी है। आधुनिक बुंदेलखंड का एरिया चेदी के अंतर्गत आता था, और सुक्तिमती इसकी राजधानी कई जगह ये शक्तिमती के नाम से भी दिखेगी। गांधार पांचवा है, गांधार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से शामिल हैं यहाँ पर। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अगला है कंबोज। कंबोज कहाँ पर है मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है। आधुनिक अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के आसपास का एरिया है। इसकी राजधानी थी राजपुर या फिर हार्टक, जो कि कश्मीर के अंतर्गत है। और ये जो आपका कंबोज है प्राचीन समय में अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अगला है हमारा काशी। काशी इसकी राजधानी है वाराणसी। काशी यहाँ पर आप देखोगे इस जगह है, गंगा का किनारा है काशी, वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये जो है वरुणा एवं असी नामक दो नदियाँ थीं, इससे घिरी हुई ये राजधानी थी। अगला है कोसल, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश का एरिया कवर करता है। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। कोसल के बारे में अन्य जानकारी अगर हम बताएं तो ये गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर एक स्थान है सहेत महेत। सहेत महेत से इसकी पहचान की जाती है श्रावस्ती की। और कोसल जो था इसका महत्वपूर्ण नगर था एक अयोध्या, जिसकी राम कथा में भी चर्चा है। कोसल का ही महत्वपूर्ण नगर था अयोध्या। और कोसल के अंतर्गत ही एक गणराज्य था कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु गणराज्य जो था शाक्यों का था। अब इसी शाक्यों के गणराज्य से संबंधित कौन थी? बुद्ध की माता जी। तो बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो भी कोसल जो कहाँ था? कोसल के अंतर्गत ही था। अगला है कुरु। कुरु जो है यहाँ पर ये लोकेटेड है आधुनिक हरियाणा और दिल्ली के अंतर्गत। इसकी राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। आगे देखिए 10वां है मगध। मगध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगध की वर्तमान स्थिति देखें तो बिहार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये राजधानी इसकी राजगृह थी पहले, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई थी। पाटलिपुत्र को जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी नदियों का जाल था। अगला है मल्ल। इसकी राजधानी थी कुशीनारा। कुशीनारा ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दिखेगा मल्ल। मल्ल जो है अपनी गणतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए जाने जाते थे और बुद्ध के जीवन में भी महत्वपूर्ण ये थे। कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मल्लों ने गणतांत्रिक राज्यों का एक संघ बनाए रखा, जिसमें सामूहिक निर्णय लेने और शासन पर जोर दिया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस गणराज्य में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो ये है आपका मल्ल गणराज्य, यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। स्थान वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये मत्स्य की लोकेशन है। नेक्स्ट है आपका पांचाल, जिसका स्थान है आधुनिक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। आप देखोगे ये पांचाल जो बदायूं बरेली ये वाला एरिया है, इसकी दो राजधानियाँ थीं। अहिच्छत्र जो थी उत्तरी भाग के लिए और काम्पिल्य जो थी दक्षिणी के लिए। अहिच्छत्र में आपका आ जाएगा बरेली और काम्पिल्य के अंतर्गत आप देखोगे फर्रुखाबाद वाला रीजन जो है वो आएगा। सूरसेन जो है आपका मथुरा के अंतर्गत आता था। सूरसेन इसकी राजधानी भी क्या है? मथुरा है।
अगला है वज्जी। इसकी राजधानी है वैशाली। उत्तरी बिहार के अंतर्गत आप इसको देखोगे वज्जी को। इसका महत्व है अपनी गणतांत्रिक शासन प्रणाली को लेकर। बौद्ध एवं जैन धर्म का ये महत्वपूर्ण केंद्र था और वज्जियों का 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे और प्रभावशाली थे, ताकतवर थे। अब लिच्छवी से ही समझ लीजिए आप। तो लिच्छवी में देखिए, राजा चेटक की पुत्री थी लिच्छवी राजा चेटक। इसकी पुत्री थी चेल्लना। इसका विवाह होता है बिंदुसार से। किससे होता है? बिंबिसार से, जो कि मगध साम्राज्य का शासक था। साथ ही चेटक की एक बहन थी। चेटक की बहन का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला कौन थी? महावीर स्वामी की माता का नाम था। चेटक की बहन त्रिशला जो थी महावीर स्वामी की माता थी। अब आगे समझिए, वत्स जो है वर्तमान आपका इलाहाबाद, ये वाला रीजन जो है आप देखोगे यहाँ पर वत्स वर्तमान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो पड़ता है, और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो इस प्रकार हमने 16 महाजनपदों के बारे में समझा, इनकी राजधानी, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको समझा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में।